नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं पहले के भांति पुनः फिर से आप लोगों के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आया हूँ, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे इस वीडियो को लाने का मेरा प्रयास जो है वो सार्थक सिद्ध हो सके। और किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए सबसे बेहद ज़रूरी है मेहनत, और दूसरा सबसे जो ज़रूरी बिंदु है, क्या पढ़ें जिससे एग्ज़ाम निकले। तो चुनिंदा ऐसे ही प्रश्नों का संकलन मैं लगातार लेके आता हूँ, जो लगातार परीक्षाओं में या तो पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको हम चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का गठन कब किया गया? तो 1923 में, जिसे हम लोग इंटरपोल के भी नाम से जानते हैं, और इसका मुख्यालय जो है लोयंस शहर में है, लियोन शहर में, फ्रांस में। और अगला प्रश्न, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में हैं, तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन ग्रेशम का है। अगला प्रश्न, किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर यही प्रश्न पूछ दे, कांच का रंग गहरा नीला कैसे किससे हो जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से। और हरा किससे हो जाता है? तो फेरस ऑक्साइड से। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1948 में। अगला प्रश्न, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1965। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके महानिदेशक जो हैं वो पंकज कुमार सिंह। और बीएसएफ की जो तैनाती होती है वो पश्चिम बंगाल के, बांग्लादेश के बॉर्डरों पे और पाकिस्तान के बॉर्डरों पे। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एजी टांसले ने 1835 में। और पारिस्थितिकी होता क्या है? तो वातावरण और जीव समुदाय के बीच में जो संबंध होता है उसके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो तारापुर, महाराष्ट्र में है ये, और इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। और इसकी क्षमता जो है 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की। अब भारत में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पन्न करने की जो क्षमता है, जैतपुरा का जो परमाणु रिएक्टर है उसके पास है। 1972 में उसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, गाडविन एस्टीन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम, हिमालय के काराकोरम श्रेणी में यह पर्वत स्थिर है। इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। अगला प्रश्न, इंदिरा नहर किस स्थान से निकलती है? तो हरिके बैराज। हरिके बैराज यहीं पे ब्यास और सतलज नदियों का संगम है, नदी का संगम है। और भारत की सबसे बड़ी नहर भी है इंदिरा नहर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा की।
और नर्मदा की और प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं बंजर, शेर, ओरसंग ये हैं। और नर्मदा मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसून से अभिप्राय यह है कि जो मानसून लौटता है वही मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। और लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है तमिलनाडु में होती है। अगला प्रश्न, मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी पे। कावेरी नदी के बारे में बता दूं तो पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और अगला प्रश्न, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र एक साथ विद्यमान होना। और अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है इसकी स्थापना जो है 2 मई 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है कौन करता है? तो IMF करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न, कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है ये। अगला प्रश्न, जूको घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में स्थित है। नागालैंड और मणिपुर की सीमा पे स्थित है। और अगला, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। जामनगर तेल परिशोधन जो शाला है वो गुजरात में है। बोगोई गांव तेल परिशोधनशाला असम में है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या 238 होती है निर्वाचित। और राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 250। और अगर ये पूछ दे कि वर्तमान में कितने हैं तो निर्वाचित जो हैं वो 233 हैं और 12 मनोनीत होते हैं। और वर्तमान में कुल राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 245 है। और अगला प्रश्न, यदि कोई विधायक लोकसभा का चुनाव जीतता है तो उस कितने दिनों के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगी? तो 14 दिन के अंदर। और अगला प्रश्न, राष्ट्रपति महाभियोग संसद की एक प्रक्रिया है तो ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही संसद में बैठता है लेकिन संसद का अभिन्न अंग होता है? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख है कि संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न, 1930 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव, माफ़ करिएगा ये 1930 नहीं 1923 में गठित स्वराज पार्टी का महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष जो थे CR दास थे। इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसकी घोषणा 19 जुलाई को हुई थी और 16 अक्टूबर को इसको लागू कर दिया गया था 1905 में। लॉर्ड कर्जन के समय में ये हुआ था। और अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। और अगला प्रश्न, लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मदन मोहन मालवीय ने। इसके अलावा अभ्युदय समाचार पत्र भी मदन मोहन मालवीय ने ही शुरुआत की थी।
अगला, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 में, और इसकी स्थापना एम.जी. रनाडे ने किया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष जो मोतीलाल नेहरू थे। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी हम लोग को जानते हैं। अगला प्रश्न, अभिनव भारत नाम की एक गुप्त संस्था की स्थापना कब की गई थी? तो 1904 में की गई थी। इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था। और इसमें सावरकर बंधुओं ने इसकी स्थापना की थी। वीर सावरकर के अलावा गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर, इन तीनों भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा मोहरों पर कौन से जानवरों की कलाकृति थी? तो हाथी, गैंडा और बाघ की कलाकृति थी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर समानता नहीं है? तो आत्मा के विषय पे जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता नहीं है, क्योंकि जैन धर्म जो है आत्मा में विश्वास रखता है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है। और बाकी कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म, इन तीनों मुद्दों पे ये दोनों समान विश्वास रखते हैं। और अगला, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? तो भाग्यभट्ट ने। और अगला प्रश्न, 8वीं सदी में दक्षिण भारत में त्रिकोणी संघर्ष किसके किसके बीच था? तो चोल, चेर और पांड्य के बीच में ये त्रिकोणी संघर्ष था 8वीं सदी में। और अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो खोखर एक जनजाति थी, खोखरों के खिलाफ इसका अंतिम अभियान था। और 1205 में ये पंजाब के खोखरों जातियों के विरुद्ध ये अभियान इसने शुरुआत की थी। और इसका कारण ये था कि भारत विजय प्राप्त करने के बाद, दिल्ली पे शासन स्थापित करने के बाद, ये अपने लौट गया था गजनी के। और उसी बीच में एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद गोरी मर गया, तो कई इलाकों में विद्रोह उठ गया। तो उसी समय खोखरो जाति के दो सरदारों ने, जिसका नाम बक्कन और सरका था, इन लोगों ने लाहौर से गजनी के बीच का जो रास्ता था, जो भाग था, उस पर कब्जा कर लिया, झेलम और चिनाब के बीच वाले एरिया पे। और फिर बाद में गजनी को जब पता चला तो वो आया और फिर इनसे युद्ध किया। युद्ध में इन लोगों को पराजित किया। और उसके बाद युद्ध जीतने के बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली भेज दिया और अपने लाहौर से गजनी की तरफ लौट गया। और मार्ग में ही सिंधु नदी के किनारे दम्यक नामक स्थान पे इसकी हत्या कर दी गई थी। 15 मार्च 1206 में इसकी हत्या हो गई थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना दिल्ली में जो है स्थापना किया अपने वंश का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। तांबा का उपयोग जो है 5000 ईसा पूर्व पहले माना जाता है। और अगला प्रश्न, ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए होता है? तो सोना में, सोना के लिए। और सिंधु नदी को हिरण्य भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी से सोना प्राप्त होता था, इसलिए हिरण्य सोना को हिरण्य जो है सिंधु नदी को कहा जाता है। और अगला प्रश्न, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को। हॉकिंस जो है 1608 से 1611 के बीच में जहांगीर के दरबार में रहा था, और उसे जहांगीर ने उसे ये उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से ये संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन का वर्णन जो है 108 अनुच्छेद 108 में है। और अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस का जो होता है उसकी क्षमता जो होती है धनात्मक होती है। और अगला प्रश्न, किस युक्ति का प्रयोग दृष्टि धारा डीसी करंट से प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट प्राप्त करने में किया जाता है? तो इन्वर्टर का। और एसी से डीसी प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? तो अपेक्षित घनत्व एवं विकृति का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। और अगला प्रश्न, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस बात पर निर्भर करती है? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। माफ़ करिएगा, निर्भर नहीं करती, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज कम करना, यानी वोल्टेज को नियंत्रित करना ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न, वे तत्व कौन से हैं जो कमरे के तापमान पर एवं मानक दाब पर तरल हो जाते हैं? तो पारा और ब्रोमीन। और अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए पॉलीमर में किसका उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, खसरा किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है खसरा। और वायरस के कारण होने वाले प्रमुख रोग जैसे चिकनगुनिया, रूबेला, चेचक, एड्स, इबोला, कोविड, ये सब वायरस के चलते होने वाले रोग हैं। अगला, मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? तो मुख गुहा से होती है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल में अपघटन करने वाले एंजाइम्स टाइलिन की सक्रियता के कारण शुरू होती है ये, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच सामान्य रूप से लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच होता है, इसमें गलत टाइपिंग हो गई है, जो 6.4 होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पानी का जो होता है वो 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेज सैन्य अधिकारी कौन था? तो मेजर कैंपबेल था। और लखनऊ में जो 1857 की क्रांति थी उसका निर्धारण जो है भारत की तरफ से, लखनऊ की तरफ से बेगम हजरत महल और उनके पुत्र विरजिस कादिर कर रहे थे। विरजिस तो उस समय बचपन में छोटे थे, उन्हीं को तख्त पे बैठा के हजरत महल उस आंदोलन को अपने हाथ से लेके चला रही थी। और अगला प्रश्न, साइमन आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? तो 1919 में भारतीय शासन अधिनियम जो आया था उसकी समीक्षा करना उसका उद्देश्य था। इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था, इसको भी आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में इन्होंने तिरंगा फहराया था सबसे पहले। और अगला प्रश्न, गांधी जी ने 1932 में उपवास किसके लिए रखा था? तो सांप्रदायिक पंचाट को खत्म करने के लिए। इसी के बाद अंबेडकर और गांधी जी एक साथ आए थे। पूना समझौता हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बाद में, इसी की समाप्ति के बाद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किससे है? तो सोम देवता से है। और सोम देवता जो है पेय पदार्थों के वाले देवता हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे?
महाकश्यप थे। और 383 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में, अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न, अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो सुल्तान सिकंदर द्वारा किया गया था 14वीं सदी में। पांडुआ बंगाल में यह मस्जिद है। और 58वां प्रश्न, अबुल हसन नामक चित्रकार किसके शासक के दरबारी थे? तो जहांगीर के। और अगला प्रश्न, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। इसके अलावा राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से, बोकारो सोवियत संघ की सहायता से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ब्रिटेन की सहायता से। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन है? तो जावलोपनिषद में। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ये गद्दी पे बैठे थे। अगला प्रश्न, एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो पुलिकेशन द्वितीय से। ये चालुक्य वंश से संबंधित थे शासक। और एहोल अभिलेख में नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन और पुलिकेशन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे शुद्ध दैत्यवाद के। और दैत्यवाद के प्रवर्तक जो है माधवाचार्य, अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं वो शंकराचार्य, और द्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं निम्बार्क। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु को गोइंदवाल जाकर भेंट की और उसकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन भेंट दी थी? तो गुरु अमरदास को। और अगला प्रश्न, पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बख्शी जगबंधु। पाइका विद्रोह जो है ये उड़ीसा में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में 1817 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र की रचना कौन किया था? तो नाट्य शास्त्र की जो रचना है भरत मुनि ने किया था। अगला प्रश्न, हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा कौन कौन सी हैं? तो मोजाम्बिक की जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, अगुलहास की जलधारा, ये जो है गर्म जलधाराएं हैं और अस्थायी जलधाराएं हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न, दक्षिण आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। और आल्प्स पर्वत जो है मध्य यूरोप में स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो अनुच्छेद 281 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का वर्णन है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है? 352 से। अगला प्रश्न, ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और अगला प्रश्न, चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने। यह एक सूफी सिलसिला था जो एकांतवाद एवं पवित्र जीवन पर जोर देता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो श्री संप्रदाय के। और जो प्रमुख संप्रदाय और जैसे ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य थे, विष्णुई संप्रदाय के जयनाथ थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, गोलकुंडा राज की स्थापना किसने की? कुली कुतुब शाह ने। माना जाता है कि इसकी स्थापना 1512 से 1518 के बीच में हुई थी। वारंगल के पुराने खंडहरों पे इसकी स्थापना हुई थी। और कुतुब शाह की हत्या करके बाद में उसका पुत्र जमशेद कर गद्दी पे बैठा था। अगला प्रश्न,
बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा। अगला प्रश्न, रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है? तो चितरंजन जो है बंगाल में है। 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से इसको जाना जाता है इस समय। और अगला प्रश्न, सर्वधर्म समभाव की व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद जो है 29 तक इसका वर्णन है। और अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन ने। अगला प्रश्न, किस सेलों को पुनः चार्ज किया जा सकता है? तो संचायक सेलों को जो है पुनः चार्ज किया जा सकता है। और संचायक सेल में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गन मेटल क्या होता है? तो कॉपर, जिंक और टीन के मिश्रण को गन मेटल कहा जाता है। इसमें 90% जो होता है कॉपर होता है, 8% टीन होता है और 2% जिंक होता है। और अगला, मैग्नीलियम मेटल क्या होता है? तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्रण को मैग्नीलियम कहा जाता है। इसमें एल्युमिनियम जो है 95% होता है, 5% मैग्नीशियम होता है और हवाई जहाज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न, लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है। और अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16 में है। अगला प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुनिश्चित है? किस में सुनिश्चित है? माफ़ करिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस में सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है इसको सम्मिलित किया गया है। और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। और अगला प्रश्न, समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 52 विषय सम्मिलित हैं वर्तमान में समवर्ती सूची के, और शुरुआत में इसमें 47 विषय सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो 131, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो सेवाओं का निर्यात। और गिल्ट एंड एज्ड मार्केट किसकी व्यापार से संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है ये। और अगला प्रश्न, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? तो मुद्रा के प्रसार में कमी होता है। इसमें होता क्या है, रेपो रेट बढ़ाने का मतलब जो है ब्याज की दरों को बढ़ाना है। अगर ब्याज की दर को आप बढ़ा देंगे तो लोग बैंकों से पैसा लेना कम कर देंगे। बैंक से पैसा लेना कम कर देंगे तो बैंक को पैसा खर्च करने का चलन जो है कम हो जाएगा, इससे मुद्रा प्रसार में कमी आ जाती है। और अगला प्रश्न, गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। और भारत में गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें कहाँ कहाँ हैं? तो आपको मैं बता दूं, सोन नदी और दामोदर नदी की जो घाटी हैं उन उसमें है। महानदी की जो घाटी है उस एरिया में है। गोदावरी की जो घाटी है उस एरिया में इस चट्टान का है। और सतपुड़ा क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें उपस्थित हैं भारत में। और अगला प्रश्न, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। वर्तमान में इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड है। इसको आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के सोलापुर जिला में ये है। और अगला प्रश्न, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु के।
और किन दो पहाड़ियों के बीच में अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है ये दर्रा। चलिए अगला प्रश्न, गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासन में हुआ था? तो कनिष्क के शासन में हुआ था। और अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जो महाजनपद कौन था? तो एकमात्र जनपद जो महाजनपद था वो कौन था? तो अश्मक था, जिसकी राजधानी पाटन थी। और ये गोदावरी, नर्मदा और कावेरी नदी के जो है कृष्णा नदी के बीच वाले एरिया में व्यवस्थित था। और अगला प्रश्न, विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी 1336 ईस्वी में। और विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न, जस्टिस आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो मद्रास में शुरू हुआ था 1915 से 1916 में। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। इसके संस्थापक जो थे टी.एन. नायर और पी. त्यागराज थे, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और अगला, वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव में बंगाल में किसकी सरकार बनी थी? तो कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार यहाँ पे बनी थी। और 1937 के चुनाव में कांग्रेस की जब 5 जगह सरकारें बनी थी, जिसमें मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बिहार उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार थी। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनिवर्स्ट पार्टी थी, उसकी सरकार थी। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें कहाँ कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो तमलुक था, ये मदीनापुर बंगाल में है, सतारा में महाराष्ट्र में, और बलिया जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। और अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी की पहली बार भारत में किस शासक ने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को पहली बार किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय, या इनको मूल राज द्वितीय भी कहा जाता है। ये चालुक्य वंश के राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। और ये लड़ाई जो है 1178 में हुई थी, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी दी गई थी? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में अपने दूंगा, जिससे आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको उत्तर पता है तो आप दे सकते हैं। और इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये घटना 1908 में हुई थी, 30 अप्रैल 1908 में। इसमें 2 लोग सम्मिलित थे, तो एक लोग को तो फांसी दी गई, दूसरे जो थे प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने खुद को गोली मार ली थी। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं एक प्रश्न पूछा था जो अंतिम प्रश्न था इसी की भांति, उसका उत्तर मैं आपको अब बता देता हूँ। प्रश्न था, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।